बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश की जो सीमा होती है, जहां पर जन सैलाब उमड़ती है, राहुल गांधी ने उस बात का जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस का अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया आज। उनका सवाल बहुत तीखा और सीधा था कि जब दरअसल हमारी ताकत पैसा नहीं है, हमारी ताकत देश की जनता है। और दरअसल इसी देश की जनता से क्या देश की दिल्ली की जो सत्ता है उसके भीतर क्या घबराहट है। अगर पहला एक छवि या दृश्य जो आपने देखा, तो इस देश में दूसरा दृश्य जो किसान आंदोलन से जो निकलता है आम जनता का, जो किसान हरियाणा के बॉर्डर पे ना घुसा, इसके लिए पूरी सेना वहां पे तैनात है, जो इतने आंसू गैस के गोले बरसा रही है वहां पर, जो इससे पहले देश में इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन दूसरा दृश्य ये साफ बताता है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में थे और रेवाड़ी में वहां के एम्स की नींव डाल रहे थे, यह बोलते हुए कि जब ये बनकर कर तैयार हो जाएगा तो इसका लोकार्पण करने मैं ही पहुंचूंगा। उसी समय, जी हां, उसी समय पीएम मोदी जब जो वहां पे शंभू बॉर्डर जो होता है, जो अंबाला के नजदीक बॉर्डर लगता है, जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है, वहां का एक वीडियो आप देखिए, एक छवि देख लीजिए। ये दृश्य अपने आप में हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे थे किसान पे, और लग ऐसे रहा था जैसे कि युद्ध का मैदान हो और किसान अफरा तफरी में इधर से उधर भगदड़ भाग रहे थे। उस दृश्य को आप जरा एक पल के लिए देख लीजिए। तो क्या है, यह जमीन की ऐसी राजनीतिक जमीन की धड़कनें हैं जो दिल्ली को डरा रही है। और डरती हुई दिल्ली की सरकार एक साथ कई मोर्चों पर अपने आप को अब खरा देख रही है या फिर वहां डगमगा पा रही है, क्योंकि देश के किसानों को लेकर के जिन बातों का जिक्र 2-3 साल पहले किया जा रहा था, उन्हीं सारी बातों का जिक्र इस दौर में भी किया जा रहा है। लेकिन सरकार समझौता करने को तैयार ही नहीं। कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि वह जिस कॉरपोरेट पूंजी के आश्रय इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुआ है, या आने वाले समय में कहीं उससे ज्यादा लाभ पाकर उसको संभालना है, तो उसके भीतर समझौता कैसे किया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र अब उत्तर प्रदेश के भीतर कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के भीतर एंट्री लेने से पहले उनके साथ जब बिहार में तेजस्वी यादव नजर आए, जो बाकायदा ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे होते हैं, और वहां से वह जीप चलाते हुए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सीमा तक लेकर के जाते हैं, उसने एक संदेश तो खुला तौर पे दे दिया कि इस देश के दो धाराओं ने सत्ता कहां पर खड़ी है और विपक्ष कहां खड़ा है, और विपक्ष की एकजुटता इसी दौर में सड़क के ऊपर ही होगी। और सड़क अगर एकजुट होने लगे तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि अब सामने उत्तर प्रदेश के वो तमाम जिले होंगे जो एक एक करके सामने आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल राहुल गांधी बनारस में मौजूद होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। अब सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या उत्तर प्रदेश के बनारस के भीतर लोगों का हुजूम अगर इसी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखने अगर उमड़ पड़ा, तो दिल्ली की धड़कनें और कहीं तेज तो नहीं हो जाएगी, दिल्ली की सांसें फूलने तो नहीं लगेगी। और अगला सवाल उसके बाद उसके सामने क्या होगा। आज वो सवाल हुआ अकाउंट फ्रीज करने के साथ किसने मैसेज दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकना जरूरी है या उसमें व्यवधान डालना जरूरी है, या जब जब यात्रा किसी तरीके से सियासी मुद्दों को अगर प्रभावित कर रही हो, उस समय व्यवधान होना ही चाहिए। और ऐसा व्यवधान पैदा करना है कि लोगों के ध्यान उसी और खींचा चला जाए। और शायद यही वह कारण है कि आज दिल्ली के भीतर जो है, जब यूथ कांग्रेस के तमाम युवा जब निकल करके आते हैं, जिस प्रकार से उनके भीतर का आक्रोश, और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी बहुत सौम्य अंदाज में जिन मुद्दों को उठा रहे थे, इन दोनों को परखने की जरूरत है। इन दोनों बातों को बड़ा आराम से सिलसिलेवार तरीके से आप देख करके समझिए। ये पहला छवि दिल्ली का होता है, जहां पर यूथ कांग्रेस के लड़के सड़क पे उभरते हैं। परसों ये जानकारी मिली
कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। तानाशाही सरकार है, जो कर रहा है, जब तक अकाउंट फ्रीज खुलेगा नहीं है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इनका मकसद क्लियर है, साफ है, भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाना चाहता है। दरअसल जिस राजनीति की लड़ाई के दिशा में 2024 के लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रही है, उसके भीतर इस प्रकार से यूथ कांग्रेस या युवा कांग्रेस के जो लड़कों का कांग्रेस सड़क पे उतरना शायद एक डाइवर्जन सा हो सकता है, एक भटकाव सा हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो इस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र को अपने हाथों में समेट कर रखने की होती है। तो वहीं पे सीबीआई, ईडी या फिर आईटी नहीं, अगर एक लंबी लिस्ट को अगर आप देखें तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश देश को दिया। उसने बताया कि इस भारत देश के भीतर के फाइनेंस मिनिस्टर एक नियम बनाते हैं, उसके ऊपर सहमति इस भारत देश के रिजर्व बैंक की होती है, वह उस पर मोहर लगाती है यानी ठप्पा लगाती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको हरी झंडी दिखा देता है और वहीं सुप्रीम कोर्ट जब उसको परखता समझता है तो बताता है इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्या सरकार के तमाम वो काम जिसको राजनीतिक सत्ता में बरकरार रख लेते हैं वह अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रही है? और वहीं पर कांग्रेस इसके भीतर भटक जा रही है कि दरअसल देख लीजिए, आपको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। उसने भी कहा यह गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की उस सत्ता को परखने समझने की प्रयास करे कि उसकी राजनीतिक सत्ता बरकरार रहे तो उसने किस किस पायदान के ऊपर, किस देश के भीतर में असंवैधानिक कार्य को कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी काम चल रहा है। तो फिर ऐसे में महाराष्ट्र के भीतर सरकार का गिर जाना और सरकार का बन जाना, राज्यपाल की वहां की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, फिर भी महाराष्ट्र के भीतर सरकार एकनाथ शिंदे की चल रही है। पेगासस का मामला जासूसी का मामला है और जासूसी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर यही बात तो सामने आई कि लोगों के मौलिक अधिकार है, उनकी अपने जीने के तौर तरीके हैं और उसके भीतर आप शिंदमारी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा, सरकार फिर भी चल रही है। तो इसी दौर के भीतर अगर एक पल और अब देखिएगा एक बात, तो इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब सरकार नियुक्त करेगी तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। एक स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव कराती है, देश में इलेक्शन करवाती है, इसके बावजूद भी उसको प्रधानमंत्री अगर नियुक्त करने लगेंगे तो फिर इसका मतलब मायने इस दौर में क्या रह जाएगा। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है, लेकिन परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। पार्लियामेंट की ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत मिल गई उनको, वो चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में अडानी कांड में किस प्रकार से शुरुआत में बात उभर गई थी, करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो शेयर बाजार के भीतर डूब गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पैसा किसका है? क्या इस भारत देश के भीतर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से मैनिपुलेशन करके, ब्लैक को व्हाइट करके पूरा मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला होता है। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है?
राफेल की डील को भी आप ध्यान देंगे तो उस दौर में जब यह बात कहा जाता है कि देखिए किसी दूसरे देश के साथ जो इस भारत देश के रक्षा मंत्री नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री खुद जाकर के डील करते हैं। पुरानी रकम और नई रकम का जब खेल शुरुआत होती है, मामला जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाता है तो वहां सुप्रीम कोर्ट में आखिरी डायलॉग क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कि हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इससे भारत देश की सुरक्षा के ऊपर खतरा होगा। तो फिर सुनवाई के दौर में पूरा मामला गैर संवैधानिक और संवैधानिक जा रहा है। क्या कुछ ऐसे हो सकता है जब देश की सुरक्षा की तो सब कुछ ताक पे हो जाती है। लेकिन एक तरफ देखिए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीजों को चला रही है और सत्ता में बरकरार है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिसके पास गंवाने के लिए इस दौर में कुछ भी नहीं है क्योंकि इतनी कमजोर कांग्रेस कभी भी नहीं देश में थी। तो अगर उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और स्थिति ये आ जाती है कि आपके पास कोई पैसा आएगा नहीं, कोई चेक अब मतलब निकाल ही नहीं पाएंगे चेक के जरिए, राजनीति को रोकने के लिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ जाती है क्योंकि आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी इस प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वो भी नेशनल पार्टी के अकाउंट को अगर फ्रीज करने का ऐलान नहीं कर सकते। अब पॉलिटिकल तौर पर यह निर्णय सब करवाता है तो फिर जाहिर सी बात है सरकार किस रूप में आगे कदम बढ़ा चुकी है। वहीं कांग्रेस जिसके पास इस दौर में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल तौर पर क्या इस देश की राजनीति को उस मर्म को वह कांग्रेस नहीं समझ पा रही है क्या, या फिर वो समझना चाह रही है तो उसके भीतर बिखराव हो जाए। इसी दिशा में सारे निर्णय उस दौर में लिए जा रहे हैं क्योंकि राजनीति काफी तीखी हो चली है। ऐसा हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि निशाने पे किसको साधना है। इसीलिए आज इन तमाम सारे बातों के भीतर दो तीन बातें और साफ कर देनी चाहिए। एक और राहुल गांधी होते हैं जो उत्तर प्रदेश के भीतर जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एंट्री करते हैं, वो सबसे बड़ा वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर की हवा के भीतर इस भारत देश के वोटों का ध्रुवीकरण वह भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल होगा। लेकिन वही पहली बार जो है देश में अयोध्या का जिक्र करके, राम मंदिर का जिक्र करके राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा देते हैं कि क्या आपने प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, आपने तमाम बड़े कॉरपोरेट रईसों को देखा, इस भारत देश के तमाम कलाकारों, बॉलीवुड के हस्तियों, अमिताभ बच्चन तक को देख लिया, लेकिन आपने किसानों को उसमें नहीं देखा, आपने मजदूरों को नहीं देखा, आपने हाशिए पे ढकेले गए लोगों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मीडिया जो है इस दौर में उसी रंगत में रंग चुकी है पूरी तरह से। वो सवाल करेगा नहीं और दिखाएगा वही जिसके भीतर आप हाशिए पे हमेशा ढकले जा सकते हैं। इससे पहले इस तरह का कोई देश में नहीं उठाया, लेकिन राहुल गांधी उठा रहे हैं। वही प्रधानमंत्री दूसरी तरफ चौकन्ने होते हैं, इस बात को जानते समझते हैं कि निशाने पे कांग्रेस को लेते रहे। इसलिए रेवाड़ी की सभा हो या टीवी स्क्रीन पर विकसित राष्ट्र की भारत जो यात्रा का जो चिंतन मनन जो लोगों के भीतर जो करने का जो दृष्टिकोण होता है, उसके भीतर भी जिन बातों का जिक्र करते हैं वो कांग्रेस को लेकर के होता, क्योंकि पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिक वहीं से सधेगी। अब इस तरह से देखिए एक बार क्या बोलते हैं पीएम मोदी जी। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं, आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। ये विकसित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है। ये मेड इन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है। ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते। खुद ही आप सोच लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित राष्ट्र का ऐलान करते हैं, मंच पे निशाने पर कांग्रेस को लेते हैं। इस बात को जानते हैं कि ये लड़ाई जो बहुत कठिन है, क्योंकि इस दौर में देश की जनता के साथ अपनी उपलब्धियों को जोड़ना और उसके साथ सरोकार बनाना, उसके साथ चुनाव जीतना शायद इस दौर में मुश्किल होगा, क्योंकि आम जनता के साथ सरकार तो इस दौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हो सकते हैं, किसान की आंदोलन के हो सकते हैं, इस भारत देश के महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी, इस तरह के मुद्दे के हो सकते हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों से अनभिज्ञ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो सब बात को जानते समझते हैं। सच क्या है इस दौर का सच सबसे बड़ा होता है जो इस देश के किसान भी एमएसपी की मांग कर रहा है, उसी समय भारत बाहर से जो है लगातार जो है दाल मंगवा रहा है।
यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार होते हैं, उनकी तरफ से एक जानकारी आती है कि ब्राजील से 3000 टन उड़द दाल इंपोर्ट किया जा रहा है और इस साल में 20,000 टन और इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन वही केवल उड़द दाल ही नहीं, अरहर तुअर दाल इंपोर्ट की जाएगी। ये सब भी ये इंपोर्ट का सिलसिला कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जिस दौर में इस भारत देश के भीतर अनाज की निर्भरता का जिक्र बार बार हो जा रहा हो और 5 किलो अनाज जो है बांटने की शुरुआत इस देश के भीतर में जो कोविड काल से हुआ वो 2028 तक जारी रहेगी। ऐसे में जो है नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स इस बात कहने से नहीं चूकते हैं कि दरअसल बाहर से सस्ता मिल जा रहा। इस देश के किसानों के एमएसपी पर अनाज को अगर खरीदेंगे तो हमें महंगा मिलेगा। यानी इस भारत देश की अपनी स्वावलंबन की परिस्थिति से ज्यादा अच्छा है बाहर से अनाज को खरीद लेना, मंगा लेना। और अरहर तुअर मसूर की दाल ये सब जो है सब 6-7 देशों से, अलग अलग देशों से मंगाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो भी 4-5 देश है उन तमाम जगहों से मंगाई जाती है। और वहीं दूसरा हिस्सा ये होता है इस भारत देश के भीतर विकसित राष्ट्र होने की दिशा में। अगर आप इस बात को समझिएगा पिछली वित्तीय वर्ष में तो अप्रैल से लेकर के करीब जनवरी तक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पूरा घाटा होता है देश में वो करीब करीब 17 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है। जो एक्सपोर्ट जो भारत करता है वो 29 लाख करोड़ का करता है, जो इंपोर्ट करता है वो 46 लाख करोड़ का करता है, उससे कुछ ज्यादा होती है। पिछले ही महीने जो होती है वो करीब करीब 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट होता है देश में। अब हमारे देश के अपने उत्पादन, हमारा अपना देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अपना रोजगार, इन सब बातों का जिक्र कोई इस दौर में कर नहीं रहा है। और यही सवाल दिल्ली के कानों में रेंगने लगा है कि राहुल गांधी दरअसल इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उन सारे बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन बातों से के ऊपर हमने पर्दा डाल दिया, रेड कारपेट बिछा दी थी। अलग अलग मुद्दों के आश्रय और अपने उपलब्धियों के आश्रय दिल्ली सरकार को डर इसी बात का होता है। और इसीलिए जो है इस यात्रा तक को रोकने की कोई प्लानिंग भी की जा रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखें जो कुछ भी स्टेक पे लगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं भर का सवाल नहीं है, सांसदों भर का बात नहीं है। इस भारत देश के कॉर्पोरेट मीडिया घर के बड़े बड़े मालिकों, पूंजी, कॉन्स्टिट्यूशन संस्था, स्वत संस्थाएं, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति और तो पूरी प्रक्रिया के भीतर से जब आप बाहर आएंगे तो आपके मन में 2-3 सवाल उमड़ेंगे। क्या ऐसे में जजों की नियुक्ति को सरकार प्रभावित कर रही है? जैसे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अपने हाथ में ले ली सरकार, हालांकि अभी कॉलेजियम है। लेकिन दूसरा सवाल होता है जो फैसले आते हैं जिस रूप में आते हैं, सरकार इस बात से बेखौफ क्यों होती है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके लगातार एक के बाद एक वो करती रही, उसके जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद भी बेखौफ क्यों होता है? डर अब उत्तर प्रदेश के भीतर इस यात्रा की लेकर के, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के एक डर होती है, क्योंकि जिस रेखा के ऊपर चलना है इस यात्रा और उसके भीतर आने वाले जो 15 जनसभाएं होंगी उत्तर प्रदेश के भीतर, वो 15 जनसभा 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर होगी, जहां पर कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट होती है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर अब ये सवाल उठता है कि सच में राजनीतिक तौर पर यात्रा का कोई प्रभाव है, या फिर राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर हाल में, या फिर पीएम मोदी सत्ता की हर हाल में ये चाहती है कि उसको 2/3 सीटों के ऊपर जीत मिल जाए, जिससे संसद के भीतर कोई भी कानून उसके लिए बनाना आसान हो जाए। क्या सच में यही दृष्टिकोण है? उसके भीतर व्यवधान जो है आम जनता की जागृत होना, ये जनता के भीतर से उठते हुए सारे सवालों को जनता के साथ चुनावी रैलियों के भीतर, पॉलिटिकल रैलियों के भीतर, यात्राओं के भीतर, वो किसान के तौर पर हो, बेरोजगार के तौर पर हो, गरीब के तौर पे हो, ये सारे मुद्दे अगर उठने लगे तो इस बहुत परेशानी होगी। अंत में 2-3-4 सवाल हो जाते हैं कि आज का जो मैसेज यही होता है कि दरअसल ये अकाउंट जो फ्रीज किया गया और उत्तर प्रदेश के भीतर जो राहुल गांधी की यात्रा का एंट्री होना, हरियाणा पहुंच करके प्रधानमंत्री का किसानों के बारे में खामोशी बरत लेना, चुप्पी साध लेना, उसी समय किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, ये सारे दृष्टिकोण बताता है कि अब और लड़ाई तीखी होगी और तेज होगी, और कौन किस रूप में, किस प्रकार से, किस तरीके से सत्ता के तमाम संस्थानों के जरिए चाले चली जाएगी, इसका केवल आप इंतजार कीजिए। और हर रोज जो है एक नए धमाके का इंतजार कीजिए। जो राजनीतिक धमाका इस भारत देश के भीतर
विपक्ष को और ज्यादा हाशिए पे ढकेल देगा। तो ऐसी तीखी जो लड़ाई इससे पहले देश में कभी भी नहीं हुई थी। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।